ब्राह्मण सियासत पर पहली बार बोले सीएम योगी। कहा राम और परशुराम में कोई भेद नहीं। रोम की बात करने वाले भी अब राम राम लगे चिल्लाने। सीएम योगी ने आप प्रभारी संजय सिंह को बताया नमूना। संजय सिंह ने किया पलटवार। कहा यूपी में ब्राह्मणों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों पर अत्याचार। मेरे सवालों का दीजिए जवाब। सीएम योगी पर मायावती ने किया पलटवार। राम राज्य की बात करने से गरीब जनता का नहीं होगा उत्थान। बीएसपी को ब्राह्मण समाज पर पूरा भरोसा। बलरामपुर में आतंकी अबू यूसुफ के घर एटीएस का ताला। परिवार वालों से पूछताछ। खुल सकते हैं कई राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी इस बीच मिल रही है क्योंकि लखनऊ में शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 दिवसीय धरने पर मौलाना कल्बे जवाद बैठे हुए और इनका समर्थन कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया। इमाम बाड़े पर मजलिस पढ़े जाने की अनुमति की मांग की गई है। इसके अलावा धरना खत्म कराने के लिए डीसीपी पश्चिम पहुंचे हैं। धरने पर बैठे मौलाना जवाद से मिले हैं डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी। तो मौलाना जवाद से मिलने के लिए डीसीपी पहुंचे हुए हैं और आपको यह भी बता दें कि लखनऊ में शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने धरना प्रदर्शन किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद 2 दिवसीय धरने पर मौलाना कल्बे जवाद बैठ गए और मौलाना कल्बे जवाद का समर्थन कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी किया और इमाम बाड़े पर मजलिस पढ़े जाने की अनुमति की मांग भी की गई है। धरना खत्म करवाने के लिए डीसीपी पश्चिम पहुंचे हैं और धरने पर मौलाना जवाद से डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी भी मिले। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद का जो धरना प्रदर्शन है वो फिलहाल जारी है और इमाम बाड़े पर मजलिस की जो मांग है वो की गई है मौलाना कल्बे जवाद की तरफ से। इस दौरान कई मुस्लिम धर्मगुरु भी उनके साथ पहुंचे उनका समर्थन करने के लिए और इमाम बाड़े पर मजलिस पढ़े जाने की अनुमति की मांग की गई है। मोहम्मद सलीम हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। मोहम्मद सलीम, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला? सलीम, आप सुन पा रहे हैं? मुहर्रम एक शियाओं का एक हाल। बिल्कुल सलीम, आवाज मिल रही हो तो बताएं क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से जो शियाओं का त्योहार है जो मुहर्रम है, ये इसमें जो है बड़े जुलूस के साथ मनाया था क्योंकि एक गमजदा का त्योहार है और इस चीज को लेकर के जो वो बातें सामने आ रही थी वो कई जनपदों से सामने आई थी कि जहां पर जो ताजिया रखना एक जुर्म बताया जा रहा था और इसको लेकर के कई जगहों पर एफआईआर की बात सामने आई थी, जिसको लेकर के आज कल्बे जवाद ने जो मौलाना कल्बे जवाद है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले वो जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर है उनसे मुलाकात किए थे और इसकी इजाजत मांगे थे मजलिस करने की। तो जिस तरीके से देर रात उनकी तरफ से जो इजाजत दी गई थी 5 लोगों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस इजाजत दी गई थी कि मजलिस कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के कई जनपदों से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जहां पर एफआईआर हो रही थी और इजाजत नहीं मिल रही थी, जिसके बाद से आज शाम को 6 बजे जो आपात एकदम जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कई धर्मगुरुओं ने उनका समर्थन भी किया है। समर्थन करने के बाद से जो है लगातार जो 2 दिवसीय धरने पर बैठे थे और उसको लेकर के जिस तरीके से शाम बीतती गई, रात आई है, तो रात को जो डीसीपी हैं पश्चिम सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी साहब वो पहुंचे हैं और लगातार वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि ये धरना किसी तरह खत्म किया जा सके। बिल्कुल सलीम, लेकिन ये बताएं कि डीसीपी पश्चिम जब पहुंचे थे बातचीत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ
उनकी तरफ से बातचीत हुई, उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आया है? क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन की बात हो रही थी, आज डीसीपी पश्चिम भी पहुंचते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। क्या इस बातचीत के बाद कोई हल होता हुआ या कोई समाधान निकलता हुआ इस पूरे प्रकरण का नजर आया? देखिए, उनसे अभी भी फिलहाल बातचीत चल रही है, लेकिन अभी इस चीज पर कोई भी समाधान नहीं निकला है, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि ये केवल लखनऊ की बात ही नहीं है, ये जो अन्य जनपद हैं वहां तक जो बातें आ रही हैं कि लगातार कई जगह जो ताजिया घरों में रख रहे थे उनको भी रखने की इजाजत नहीं मिल रही है, एफआईआर भी की जा रही है। तो इन सभी चीजों को खत्म करते हुए ये केवल लखनऊ के लिए नहीं, अन्य जनपदों में भी सेम रूल अपनाया जाए और हर जगह ये चीज रखनी दी जाए। और जो मजलिस की बात है, मजलिस जो इमामबाड़े की बात सामने आ रही है, जो 5 लोगों की बात कही, तो उसमें कहा जा रहा है इमामबाड़े में कम से कम 1000 लोग शामिल हो सकते हैं, तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम इस चीज का। मोहम्मद कलीम, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी में जहरीली गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया और दीनापुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बताया जा रहा है कि गैस लीकेज हुआ है। क्लोरीन गैस का सिलेंडर में अचानक से रिसाव हुआ। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, गांव को खाली करवाया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना कर दी गई है। जानकारी वाराणसी से, जहां पर गैस रिसाव की खबर मिल रही है। जहरीली गैस के रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, गांव को खाली भी करवाया जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बताया जा रहा है, जहां पर दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गैस लीकेज का यह मामला सामने आ रहा है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हो गया और विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। शनिवार को सत्र के आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया और इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम मुद्दों पर विपक्ष को मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि रोम की बात करने वाले अब राम राम चिल्लाने लगे हैं। वो लोग अब ये जान गए हैं कि यूपी में अब राम के नाम से ही वैतरणी पार होनी है। कुछ लोगों की कुंठा उनकी बातों में निकल रही है और विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। विष्णु का वह धनुष कि आखिर ये संदेह मिटे कैसे, क्या मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच है? और उन्होंने यही कहा, हे राम, जो मैं देख रहा हूं ये धनुष लीजिए, इसका संधान कीजिए, और वो धनुष स्वतः ही राम के पास पहुंचता है और उसके बाद पुनः भगवान परशुराम के मुंह से निकल पड़ता है कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अगर उन्होंने राम और परशुराम के महत्व को समझा होता तो अपनी जातिवादी विभाजनकारी कुत्सित मनसाओं को व्यक्त करने के बजाय देश की खुशी के साथ ये लोग भी उमंग और उत्साह के साथ आए होते तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ी होती। देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश भी उस महामारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया उससे त्रस्त है और पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, बड़ी पैमाने पर मौतें हुई हैं, करोड़ों की संख्या में संक्रमित लोग हुए हैं, व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, आस्था पर कहीं ना कहीं आस्थाएं आहत होती हुई दिखाई देती हैं। हम लोगों को भी मजबूरी में लोगों के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं, पहले संक्रमण को रोकने के लिए हम जन आस्था को बचाएं, लोगों को बचाएं, और फिर इसके बाद फिर हमें बोलना पड़ता है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें अपने पर्व और त्योहार स्थगित करने पड़े, और इसको करना भी पड़ रहा है। लोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मैं अभिनंदन करूंगा समाज का। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ
अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य दे करके किस प्रकार की बातें करते हैं। उधर विधानसभा में सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को नमूना बताया। इस पर पलटवार करते हुए संजय सिंह ने यह कहा कि अगर यूपी में ब्राह्मणों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाना नमूनापन है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं, लेकिन मुद्दों से भटकाने की बजाय मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट सामने आई। उन्होंने मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, मैंने जो प्रश्न उनसे उठाए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे नमूना कहा। योगी जी, अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाना नमूना है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। अगर मौर्य समाज पर हो रहे अत्याचार, पाल समाज पर हो रहे अत्याचार, राजभर समाज पर हो रहे अत्याचार, यादव हैं, लोध हैं, कुर्मी हैं, जाटव हैं, सोनकर हैं, वाल्मीकि हैं, जाट हैं, नाई हैं, बढ़ई हैं, विश्वकर्मा हैं, प्रजापति हैं, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में ये पैदा हो रहा है, ये उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अगर नमूना आपको लगता है तो आप मुझे नमूना कहिए, जेल में भेजिए, गिरफ्तारी कराइए, जो मन में आए कीजिए। आपने 9 FIR भी कराई, मेरा कार्यालय भी बंद करा दिया। आज मुझे नमूना आप कह रहे हैं, आप कहिए, लेकिन मेरी बातों का जवाब दीजिए। तो विधानसभा में सीएम योगी के नमूने वाले बयान को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसकी निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि एक सांसद के लिए इस तरह का बयान संसद की भी अवमानना है, इसलिए संसद इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल इस पर निर्णायक कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बात कही गई उस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करते हुए ये बातें कही गई, जिसमें उन्होंने इसको संसद की गरिमा गिराने वाला ये कहा और भला संविधान का मान क्या करेंगे, घोर निंदनीय, और निर्णायक कार्रवाई इस पर संसद स्वतः संज्ञान लेते हुए करे। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। उधर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने भी सीएम योगी के विधानमंडल के मानसून सत्र के संबोधन पर पलटवार किया। मायावती ने 4 ट्वीट किए हैं, सरकार पर हमला बोला है। बसपा मुखिया ने यह कहा कि बीजेपी के केवल राम राज्य की बातें करने से यूपी में गरीब जनता का विकास और उत्थान संभव नहीं है, बल्कि श्रीराम के उच्च आदर्श पर चलकर सरकार चलाने से ही यह सब संभव हो सकता है। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा, खासकर ब्राह्मण समाज के प्रति बीजेपी की जातिवादी कार्यशैली से दुखी होकर अब इस पार्टी से अलग होकर के वो रहेगा। इसके साथ ही बीएसपी में जुड़ते हुए ब्राह्मण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि तिलक तराजू की बात करने वाले अब परशुराम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समाज काफी बुद्धिमान है, उनके बहकावे में नहीं आएगा। उधर दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने धौला कुआं के पास से मुठभेड़ के बाद देर रात एक ISIS ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। कई राउंड फायरिंग करने के बाद स्पेशल सेल ने आतंकी अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आतंकी को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कोर्ट ने भी उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब पुलिस आतंकियों के दूसरे साथी और उसकी मदद करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। तो दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी अबू यूसुफ को ATS की टीम बलरामपुर लेकर पहुंची और आतंकी को उसके गांव बढ़िया भी ले जाया गया, जहां टीम उससे पूछताछ करेगी। गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर अबू यूसुफ ने एक कॉस्मेटिक की दुकान से 2 साल पहले ली थी और 2 दिन पहले तक वो दुकान पर ही था। दुकान मालिक के भाई मुजिबुल्लाह ने यह कहा है कि दुकान देने से पहले उन्हें नहीं पता था कि अबू यूसुफ आतंकी है। फिलहाल ATS आतंकी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई और अहम खुलासे की संभावना है। मोहम्मद यूसुफ को लेकर ATS की टीम बढ़िया गांव में पहुंच गई है। यहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और मीडिया के प्रवेश पे पूर्णतया रोक लगा दिया गया है। अब छानबीन चल रही है। मोहम्मद यूसुफ को लेके उस घर पर छानबीन चल रही है जिसको दोपहर में सील किया गया था। सत्यप्रकाश शुक्ला, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। तो दिल्ली में ISIS के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रदेश के DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने यूपी के सभी SSP और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने यह भी बताया है कि दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सभी एसएसपी और सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट किया गया है। अब आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं जो कि अयोध्या, श्रावस्ती और अमेठी की हैं, जहां पे भारी पुलिस बल तैनात है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। दिल्ली में आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट है। जहां एक तरफ खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं तो फिर वहीं पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। जिले के 66 बैरियर पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। पुलिस के जवान आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। दिल्ली में आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या में जगह जगह चेकिंग चल रही है। मैं अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने की इस मार्ग पर हूँ। ये पीछे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये रास्ता सीधे राम जन्मभूमि परिसर की तरफ जाता है और इस तरफ जाने वाले रास्ते पर ख़ास तौर से चेकिंग चल रही है। आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकायदा आईडी कार्ड देखा जा रहा है, उनकी गाड़ियों और उनके वाहनों की तलाशी की जा रही है। कुल मिलाकर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। अयोध्या जनपद के 66 बैरियर पर लगातार पुलिस निगरानी बनाए रखे है और साथ ही साथ चेकिंग कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना रह जाए और इसीलिए इस रास्ते को, जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये पीछे ये पूरा रास्ता ये राम जन्मभूमि परिसर की तरफ जाता है और इस रास्ते पर सुरक्षा खासा कड़ी कर दी गई है। बैरियर लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार यहाँ आने वाले लोगों की तलाशी ले रहे हैं, उनके वाहनों की तलाशी ले रहे हैं और साथ ही साथ उनसे पूछताछ की जा रही है। और सिर्फ ये इलाका ही या यूँ कहूँ कि ये स्थान ही सिर्फ चेकिंग नहीं हो रही है बल्कि पूरी अयोध्या में जैसे ही अलर्ट जारी हुआ वैसे सभी स्थानों पर लगातार पुलिस गश्त पे निकल आई। सभी चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्षों को साफ निर्देश दे दिए गए। उसके बाद से जगह जगह चेकिंग शुरू हो गई है। कुल मिलाकर कोशिश है कि कहीं के कोई चूक ना रह जाए। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है और शराब तस्कर शुभम जैन पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। कार, तमंचा, कारतूस और 15 पेटी शराब इसके पास से बरामद हुई है। पुलिस पर फायरिंग करके आपको बता दें कि भाग रहा था बदमाश। घायल बदमाश को उसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ौद थाना इलाके के शाहपुर बड़ौली मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। एक्सक्लूसिव खबर है, बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी मिली है। शराब तस्कर शुभम जैन पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। कार, तमंचा, कारतूस, 15 पेटी शराब बरामद की गई है और पुलिस के ऊपर फायरिंग करके भाग रहे थे शराब तस्कर, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसके बाद घायल शुभम को अस्पताल में भी ले जाया गया है। उधर बाराबंकी में पुलिस ने 2 मार्फीन तस्करों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने तस्करों के पास से 300 ग्राम मार्फीन बरामद की है। पकड़े गए दोनों तस्कर नेपाल के रहने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले 2008 में श्रीलंकाई तस्करों को गिरफ्तार कर बाहर देशों में मार्फीन भेजे जाने का खुलासा हुआ था और अब नेपाल के तस्करों को भी मार्फीन की तस्करी में गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है? खबर लखनऊ से है, जहां पर निगोहा में हुए ट्रिपल मर्डर में एक नया मोड़ आ गया है और दस्तावेज में 2 साल पहले ही शत्रुघ्न लाल मर चुका है। 2 दिन पहले शोरूम के पास शत्रुघ्न लाल का शव मिला था। खतौनी में भी कई साल पहले उसको मृत घोषित किया जा चुका है। अब जांच के बाद यह हकीकत सामने आएगी, ये बात तहसीलदार की तरफ से कही गई। गाजियाबाद में सिहानी गेट पुलिस ने बीटेक के स्टूडेंट सचिन को गिरफ्तार किया है और सचिन ने शुक्रवार को अपने दोस्त पंकज के साथ साइबर कैफे में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने साइबर कैफे में लूटी हुई रकम को भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरे सचिन के दोस्त पंकज की भी तलाश अब शुरू कर दी। उधर गाजियाबाद में मामूली बात पर कई लोगों ने मिलकर एक युवक को जमकर पीटा है और पूरा मामला गाजियाबाद जिला अस्पताल के पास का है, जहां पर कई युवक मिलकर एक युवक को पीटते हुए नजर आए। इस दौरान युवक को कोई बचाने नहीं आया। वहीं दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें भी युवक की पिटाई हो रही है। मारपीट किस बात को लेकर हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच फिलहाल
कर रही हैं। तो मारपीट की दो तस्वीरें, गाजियाबाद की और दूसरी आगरा की, और दोनों ही जगहों पर आप देख सकते हैं कैसे मारपीट की गई है। और आगरा में जो मारपीट हुई है वो तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। बाराबंकी में यूपी एसटीएफ ने छापेमारी करते हुए सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान राशन की दुकानों के कांटे में सेटिंग का भी पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर श्रावस्ती में खाद की किल्लत से किसानों में हाहाकार मचा है और जान जोखिम में डालकर खाद खरीद रहे हैं किसान, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की केंद्र पर जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। सहकारी केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ लगी है। लक्ष्मणपुर बाजार स्थित साधन सहकारी समिति की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो खाद की किल्लत से किसान परेशान है। श्रावस्ती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मिल रही हैं वहां देखिए किस तरीके से लंबी कतार लगी हुई है और इस दौरान यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही किसी और गाइडलाइन का, और ऐसे में यहां से जो संक्रमण का खतरा है वो भी लगातार बरकरार है। और ये तस्वीरें किसान साधन सहकारी समिति की हैं, जहाँ पर खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान खाद मिलने की आस में देखिए कैसे लाइन लगाए। स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान एसजीपीजीआई पर सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने एसजीपीजीआई के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वो एसजीपीजीआई में एडमिट थे तो उनके बगल के बेड पे प्रदेश सरकार के दिवंगत मंत्री चेतन सिंह चौहान का भी इलाज चल रहा था। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा सत्र में जिस तरह से सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा किया। यहां तक आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है एसजीपीजीआई, उसको भी लेकर कई सवाल खड़े किए। यहां तक जो दिवंगत मंत्री हैं उनकी देखरेख को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इस मामले पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ में राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर.के. धीमन जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर जिस तरह से उन्होंने एक सवाल खड़े किए हैं एसजीपीजीआई पर, क्या पूरा मामला था। सर, क्या पूरा मामला था? एक तरह से पीजीआई पर एक सपा के एमएलसी हैं सुनील सिंह साजन, उन्होंने एक सवाल खड़े किए हैं कि यहाँ पर सही से केयरिंग नहीं होती है। क्या पूरा मामला सर? ये मेरे को इनके बारे में नहीं मालूम है। ये कहते हैं कि उस समय एडमिट हुए थे जिस समय माननीय मंत्री चेतन चौहान जी एडमिटेड थे। उस समय मेरे पास इनकी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि ऐसा उनके साथ में हुआ है। जब माननीय मंत्री चेतन चौहान जी यहाँ से जा रहे थे तो हमने उनको कहा था कि आप बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन उनकी फैमिली जो थी वो दिल्ली में रहती थी तो उनको जाना ज़रूरी था वहाँ पे, तो वो हमको इन्फॉर्म करके लिख के यहाँ से चले गए। अगर आप देखें कई मंत्री, कई वीवीआईपीज़ यहाँ पर आए हैं और चले गए हैं। और मैं तो कहूँगा कि यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राम गोविंद चौधरी जी हैं, तो उन्होंने हमको जो है एक लेटर लिखा है। वो ये लेटर है जिसमें संस्थान की जो है वो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं यहाँ के हर डॉक्टर का, हर नर्स का और बाकी कर्मचारियों का जो कि इसमें सम्मिलित रहे हैं। ये थे हमारे साथ में जो पीजीआई के डायरेक्टर हैं वो हैं। हालांकि उन्होंने एक हमको लेटर भी दिखाया जो कि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी द्वारा जो दिया गया एक प्रशंसा पत्र है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये सपा के ही जो अध्यक्ष भी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो राम गोविंद चौधरी जी, वो भी यहाँ पर एडमिट रहे हैं कोविड हॉस्पिटल में और बाकायदे उनको 20 तारीख को आप देख सकते हैं कि 20 तारीख को ये प्रशंसा पत्र जो है पीजीआई प्रशासन को दिया गया है। तो अब क्या मंशा है, किस वजह से सुनील सिंह साजन ने ऐसा पीजीआई पर आरोप लगाया, या जब वो एडमिट रहे उसके बाद यहाँ से जब छुट्टी हुई तो पीजीआई प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि आखिर अभी तक उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया, कोई शिकायत क्यों नहीं की। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज सदन में एक बड़ा सवाल उठाया गया है, इसके बाद सरकार क्या करती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो जिस लॉकअप में कैदियों को रखा जाता है वहां ना तो सफाई रहती है ना ही व्यवस्था, लेकिन इससे इतर गोरखपुर में मॉडर्न लॉकअप भी देखने को मिला है। हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट को देखिए। तो ये जो लॉकअप है ये पूरी तरीके से एक जो घर में व्यक्ति रहता है उस तरीके से मॉडर्न के रूप में इस पूरे लॉकअप को बनाया गया है।
दीवालों पे पूरी तरीके से पुट्टी है, कहीं कोई सीढ़न नहीं, फर्श पे आपको टाइल्स नज़र आएगा, बाथरूम तक है पूरी तरीके से आपको नज़र आएगा। और जो लॉकअप है वो भी पूरी तरीके से इस कदर मजबूत है कि शायद इसे किसी को तोड़ना किसी के बस में नहीं है। और जो मानक एक लॉकअप में होना चाहिए कि बिजली ना हो और कार्यालय के ठीक सामने नज़र पे बने रहें, तो इन सारे मानकों को पूरा करता हुआ ये मॉडर्न लॉकअप कहीं ना कहीं नज़ीर को वो नज़र रख सकेंगे। और उस कहीं ना कहीं ये मॉडर्न लॉकअप तिवारीपुर का आने वाले समय में साथ साथ यहाँ गोरखपुर या अन्य जिलों के लिए नज़ीर साबित होगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काम को गाजियाबाद के महरौली में किसानों ने रुकवा दिया और महरौली गांव के कुछ किसानों का आरोप यह है कि उनकी जमीन पर एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसका मुआवजा सरकार ने उनको अब तक नहीं दिया और इसलिए उन्होंने इस काम को रुकवाया है। जेसीबी मशीन के आगे किसान के परिवारों की महिलाएं खड़ी हो गईं और इसके बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ा। फिर मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की गई। इस पूरे प्रकरण का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। इस समय मैं गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, क्योंकि यहां पर किसानों का हंगामा प्रदर्शन देखने को मिला है। और किसानों ने यहां पर जब NHAI का काम चल रहा था तो उस दौरान वो JCB के सामने आए हैं और काम रुकवा दिया है। यहाँ देखिए जो महिलाएं हैं वो ये कहता है कि PWD से ज़मीन ली थी और किसान ये कहते हैं कि उसका जो विवाद है वो चल रहा है। अब वो चाहते हैं कि मुआवजा मिले ताकि वो आगे काम करने दें। फिलहाल एक अवरोध ज़रूर नज़र आ रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं कि वहाँ काम रुक गया है। वहाँ पुलिस है जो समझाने की कोशिश कर रही है। पहले भी पुलिस ने समझाया है, स्थिति को नियंत्रित किया है। कुल मिलाकर व्यवस्था जो है उसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है वो इस पूरे विवाद के बाद असमंजस की बन गई है। देखना ये होगा कि कब तक इस विवाद का जो निपटारा है वो हो पाता है, ताकि जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, जो एक सपना है कि दिल्ली से मेरठ का जो सफ़र है वो 45 से 50 मिनट में कंप्लीट हो पाए, वो सपना पूरा हो पाए। अगर ये अवरोध रुकेगा तो ही वो सपना जो है आगे बढ़ पाएगा। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। तो नोएडा कंपनी में फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और पुलिस ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ठग हाइपर मार्ट नाम की कंपनी बनाकर लोगों को फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी करते थे और पुलिस ने इन ठगों के पास से 8 करोड़ का सामान भी बरामद किया है। इसमें 69 लाख रुपए की नकदी और भारी मात्रा में जेवरात भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही मर्सिडीज समेत कई लग्जरी गाड़ियां भी इनके पास से बरामद की गई। इसमें FIR रजिस्टर्ड हुई और जब जांच की गई तो पता चला कि हाइपर मार्ट जो है वो एक सेल कंपनी है, फेक कंपनी है और इस तरह की अन्य कंपनियां इनकी जो है वो सब्सिडरी कंपनीज हैं, जो लगभग 5 कंपनी अभी तक हमारे रडार में आई हैं। वाराणसी के कपसेडी थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को BHU में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पड़ोसियों का यह कहना है कि युवक को जुए की लत थी और जुए में काफी पैसा यह हारा था, इसलिए आर्थिक तंगी के कारण उसने खुद को गोली मार ली है। वहीं तनाव को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर में कई थानों की फोर्स के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। जो रोशन यादव है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो भी यहाँ ट्रॉमा सेंटर में है और वो पुलिस की कस्टडी में है। सभी लोगों से बातचीत इसमें की जा रही है और जो फैक्ट निकल के आएंगे उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में लॉकडाउन के कारण बंद एक साड़ी के विशाल शोरूम में आग लगी और शोरूम के प्रोप्राइटर पीड़ित कैलाश सिंह की सूचना पर मौके पर पहुंची अग्निशमन दल की 20 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक पूरा शोरूम जलकर राख हो चुका था। आग से लाखों का नुकसान हुआ और यह आग दोपहर में लगी। उस वक्त हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जायजा लिया। इंडिया न्यूज की टीम श्रीनाथ साड़ी के उस शोरूम में आप देख सकते हैं जिसमें आग लगी है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है इस शोरूम में कि किस तरीके से आग लगी है और आग ने तांडव मचाया है। पूरा साड़ी का पूरा स्टॉक जो है यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जल गया है और मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंदर अभी दूसरी तरफ का दीवार तोड़कर आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। अब साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये बड़ी साड़ी की दुकान थी और यहाँ पर होलसेल के व्यापारी थे कैलाश नाथ जी, उनकी ये दुकान थी श्रीनाथ साड़ी और इसमें लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान, जैसा वो बता रहे हैं उनके हिसाब से करोड़ों रुपए का नुकसान है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आकलन कराने की बात कर रही है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह।
तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते कालागढ़ डैम पानी छोड़ा जा रहा है। शुक्रवार को 33,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मुरादाबाद की रामगंगा बाढ़ की स्थिति ला दी है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी आ गया। इससे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में कई दिन लगातार हो रही बारिश से कालागढ़ डैम में पानी क्षमता से अधिक न हो जाए, लिहाजा डैम से पानी को छोड़ा जा रहा है। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है और मुरादाबाद में कालागढ़ डैम पर जो पानी भर ज्यादा हो रहा है उसको छोड़ा जा रहा है। इस वजह से रामगंगा नदी में भी जो पानी है वो उफान पर है। गांव के अंदर तक बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। कई गांवों का जो संपर्क है वो कट चुका है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है। इस स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के लिए तैयार है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन। पाइए सबसे बेहतरीन डील्स ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में। शॉपिंग कीजिए 2,999 की और इंस्टेंटली पाइए 2,999 मूल्य के कपड़े बिल्कुल मुफ्त। उसके पास एक बंदूक थी और वो जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। यूपी विधानसभा के 3 दिन के सत्र में सबसे ज्यादा 27 विधेयक का पास करने का रिकॉर्ड बना है। साथ ही 35 सदस्यों ने वर्चुअल उपस्थिति को दर्ज करवाया। विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 30वें दिन की कार्रवाई में विपक्ष ने सत्र शुरू होते ही किया जोरदार हंगामा। यूपी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। सपा और कांग्रेस ने सदन में पोस्टर लेकर की नारेबाजी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं, विपक्ष लोगों को भटका रहा है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि लंबे समय से चला रहा अयोध्या राम जन्मभूमि का विवाद 492 साल के बाद खत्म हुआ।